हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, डेट इज द वेक्टर्स, है ना। देखिए, मैं वेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ी उसकी इंपॉर्टेंस चर्चा कर दूं। उस चर्चा से पहले देखिए, अगर कोई नया हमारे चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए ताकि आप अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे फील कर सके, जो कि मैं गारंटी प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ में अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, एनी अदर स्टेट बोर्ड, अगर आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑन द यूट्यूब। चलिए, अब मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं कि वेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, वैसे तो वेक्टर का सीधा सवाल पेपर में बहुत ही कम आता है। हाँ, जेई मेंस में 6 पेपर हुए थे 2020 में, 3 पेपर में, जेई मेंस के जो 6 पेपर हुए थे 2020 में, उनमें से 3 पेपर में वेक्टर के ऊपर सीधा सवाल था और वो सवाल बहुत ही आसान था। तो ये तो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली, देखिए, मेरे को याद नहीं आ रहा कि फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर है कि जिसमें वेक्टर इस्तेमाल ना हो। देखिए, एक दो चैप्टर को छोड़ सकते हैं आप, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट मेरे को याद नहीं आ रहा कि पूरी फिजिक्स में ऐसा कोई भी चैप्टर हो कि जिसमें वेक्टर का इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो वेक्टर सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर में जाएंगे वहां वेक्टर का इस्तेमाल आएगा, आपको वेक्टर करना पड़ेगा, तभी आप सवालों को सोल्व कर पाओगे, तभी आप कॉन्सेप्ट्स को सीख पाओगे। तो इसको 110% आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट तक आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। जो अक्सर किताबों में मिस कर दिया जाता है वो भी आपको यहां मिलेगा। साथ में देखिए, आज से हम एक नई स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हर लेक्चर के साथ आपको एक डीपीपी मिलेगी। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। आप उसे पक्का सोल्व कीजिए। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं। चलिए, विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। फिर से अगर कोई चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आप कुछ मिस ना कर जाए। देखिए, स्टार्ट करें हम वेक्टर्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। देखिए, जो भी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझा है कि जो अपनी फिजिक्स में यूज हो, डेट आर आवर फिजिकल क्वांटिटीज। तो दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वैसे तो उनके ना 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, बट हमारे कोर्स में हमारे हिसाब से केवल 2 क्लासिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 क्लासिफिकेशन में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, पहला क्या हमारा स्केलर्स और सेकंड क्या हमारा वेक्टर्स, मतलब स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, जूनियर क्लासेस में आपने इनका बेसिक इंट्रोडक्शन पाया होगा, वही बेसिक इंट्रोडक्शन मैं यहां दे रहा हूं अभी। देखिए, स्केलर्स क्या होते हैं आपके, या पहले वेक्टर को समझ लेते हैं ना, स्केलर फिर अपने आप आ जाएगा। देखिए, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जो 3 चीजें हो, जिसके पास क्या हो, कितनी चीजें हो, 3। सबसे पहले बात, वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होना चाहिए आपका, मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए आपका, मैग्नीट्यूड। हम समझेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है ना। सेकेंडली, इनके पास क्या होनी चाहिए आपकी, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है ही, साथ में एक चीज और होनी चाहिए कि इट फॉलोज वेक्टर एल्जेब्रा। क्या फॉलो करे, वेक्टर एल्जेब्रा। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिए, वेक्टर एल्जेब्रा और सिंपल मैथमेटिकल एल्जेब्रा में काफी डिफरेंस है। देखिए, मैथमेटिक्स में जैसे 5 + 4 हमेशा क्या होने वाला आपका 9, है ना। मैथमेटिक्स में 5 + 4 हमेशा क्या होने वाला है 9, बट वेक्टर में 5 + 4 9 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर से, वेक्टर एल्जेब्रा अलग होता है, सिंपल मैथमेटिकल एल्जेब्रा अलग है। 5 + 4 9 होगा मैथमेटिकल एल्जेब्रा में, बट वेक्टर में 5 + 4 9 हो, ये कोई आवश्यक बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो 3 कंडीशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट फॉलोज वेक्टर एल्जेब्रा। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी ने पढ़ा है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने बोला कि सपोज फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन। किधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द ईस्ट, है ना। मैंने बोला कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया
टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। इसका मतलब क्या, देखिए ये जो 5 है ना, जो वैल्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। ये न्यूटन तो आपकी यूनिट होगी, यूनिट के बारे में हम समझ चुके हैं ना। ये क्या आपकी ईस्ट, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, और इट मस्ट फॉलो वेक्टर एलजेब्रा। क्या फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एलजेब्रा। आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर एलजेब्रा क्या होता है। अब यहां से अगर हम स्केलर्स को डिफाइन करें तो स्केलर्स ऐसी होती है जिनके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, है ना। हाँ, बट मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट तो होने वाली है ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। एक्चुअल में जो डिस्टेंस होती है ना, कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। यहां पे 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या हो गई आपकी, यूनिट, है ना। अब देखिए वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। हम सभी ने बचपन से पढ़ते आ रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में भी होता है हमारे पास क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। देखिए हम डायरेक्शंस को कैसे बनाते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ, है ना। एक बेसिक कंफ्यूजन आता है, सुनिए ध्यान से, है ना, कई बच्चों का आएगा। मैंने बोला कि मान लीजिए ईस्ट इधर हो गई, ये क्या हो गई आपकी ईस्ट, है ना। वेस्ट इधर हो गई, ये नॉर्थ कौन सी होती है, ऊपर वाली या इधर वाली। फिर से सुन लीजिए, ईस्ट इधर हो गई, वेस्ट इधर हो गई, ये नॉर्थ कौन सी होती है, ऊपर वाली, नीचे वाली या सामने वाली, है ना। तो एक्चुअल में नॉर्थ होती है सामने वाली। कौन सी होती है, नॉर्थ, सामने वाली। ये जो भी डायरेक्शन है ना डियर स्टूडेंट्स, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। किसमें होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कागज क्या है, बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसा प्लेन हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस प्लेन में ये डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, ईस्ट, है ना। ये डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, वेस्ट। इधर क्या हो गई, नॉर्थ, और इधर क्या हो गई, साउथ। ये क्या आपकी वर्टिकली अपवर्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, वर्टिकली अपवर्ड। और ये कौन सी आपकी, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो जो आपकी डायरेक्शंस होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बहुत सारे बच्चों को बहुत लास्ट तक भी कंफ्यूजन रहता है। ये सारी की सारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऊपर जाओगे तो वर्टिकली अप, नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकली डाउन। एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसको ऐसे कर दे तो ये कैसा प्लेन हो गया आपका, वर्टिकल प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका वर्टिकल प्लेन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए, तो ये अपनी डायरेक्शन हो गई। अब मैं एग्जांपल ले रहा था, जैसे मान लीजिए एक किसान है, फार्मर है। क्या आप कहे, फार्मर। मैंने बोला कि वो 40 मीटर चला। मैंने क्या बोला कि वो 40 मीटर चला। क्या 40 मीटर चलने के बाद आप मेरे को उसकी पोजीशन बता सकते हो, नो इट इज नॉट पॉसिबल। यार हो सकता है 40 मीटर ऐसे चलाओ, हो सकता है 40 मीटर ऐसे चलाओ, हो सकता है 40 मीटर ऐसे चलाओ, हो सकता है 40 मीटर ऐसे चलाओ। कुछ भी चल पाना संभव है। हम उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन बता पाने में असमर्थ है। अगर हमने बोला कि वो 40 मीटर चला तो उसकी फाइनल लोकेशन क्या है, ये हम बता नहीं सकते। बट अगर मैंने बोला कि वो 40 मीटर चला नॉर्थ डायरेक्शन में, किसमें चला, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो फिर हम बता सकते हैं हाँ यहां से हम 40 मीटर जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम उसकी फाइनल पोजीशन पता चल जाएगी। यानी कि जब मैंने बोला कि किसान केवल आपका 40 मीटर चला, तो मेरे को उसकी फाइनल लोकेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। बट जब मैंने बोला कि 40 मीटर चला, किधर की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ, तो मेरे को उसकी फाइनल लोकेशन पता है। मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, कितना जाऊंगा, 40 मीटर, ठीक है। मेरे को पता चल गई दिस इज इट्स हिज फाइनल पोजीशन। कैसी पोजीशन है भैया आपकी, फाइनल पोजीशन, है ना। जब 40 मीटर बोला तो कुछ भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी और ये भी, है ना। अब देखिए ये डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस हुई, आपको फाइनल लोकेशन आइडेंटिफाई यहां पे उन्होंने करके बताया। आगे जाके हम समझेंगे कि ये टर्म डिस्टेंस बनेगी और ये टर्म क्या बनेगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन।
अब देखिए नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। कैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, है ना। देखिए सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म फॉर एग्जांपल हम जनरली फोर्स वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ और उसके आगे एक एरो लगा देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, उसके एक एरो। तो एरो लगाने पे कैसी क्वांटिटी बन जाती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली किसी और क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर, हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी वेक्टर। मतलब अगर हमने क्वांटिटी के ऊपर या किसी भी लेटर के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो मतलब वो कौन सी क्वांटिटी बन गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ऊपर एरो लगाने का मतलब कैसी क्वांटिटी बन गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मेन यहां पे आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है आपका, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ज्योमेट्रिकली हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय एन एरो। देखिए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय एन एरो, है ना, हुज लेंथ represents मैग्नीट्यूड, है ना, हुज लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसान चीज है। मैंने बोला कि मान लीजिए सपोज वही एग्जांपल फोर्स वेक्टर है 5 न्यूटन इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, है ना। तो ये मेरी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन। इस बात में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को 5 न्यूटन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है मेरे को, 5 न्यूटन। तो सबसे पहले स्केल मानना पड़ेगा ना। मैंने माना कि सपोज 1 न्यूटन मान लीजिए मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लीजिए 1 न्यूटन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1। तो 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से, तो 5 न्यूटन को कितने से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये मान लीजिए आपका एक एरो बनाया जिसकी लेंथ कितनी बनानी है डियर स्टूडेंट्स, आपको 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ बनानी है, जिसकी आपको 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ ही क्या रिप्रेजेंट करती है, आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने वाली है। अब ये एरो किधर की तरफ, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या आपकी ईस्ट, तो ये एरो किधर की तरफ आ गया आपका, टुवर्ड्स द ईस्ट। तो ये आपका क्या हो गया भैया, आपका फोर्स वेक्टर। अगेन वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक एरो से। उसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन, है ना। सपोज अगर यहाँ पे 10 न्यूटन होता तो हम क्या करते, एक बड़ा एरो बनाते हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, है ना। तो ये जो एरो की लेंथ है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम टेल ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, टेल ऑफ वेक्टर। और जहां पे ये खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई, जहां पे स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज द टेल ऑफ वेक्टर, और जहां खत्म होता है वो क्या बोला जाता है, आपका हेड ऑफ वेक्टर, है ना। तो 2 पॉइंट्स हो गए, टेल ऑफ वेक्टर एंड हेड ऑफ वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। मैं आगे चल रहा हूं, देखिए अब देखिए डायरेक्शंस के बारे में मैं समझ लेता हूं, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन के बिना काम चल पाना असंभव है। 4 डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। देखिए हमने डायरेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी वेक्टर में। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया आपका साउथ। मान लीजिए बीच में ये कोई डायरेक्शन है, मैंने बोला ये भी तो कोई ना कोई डायरेक्शन है ना, इधर भी कोई ना कोई जा सकता है। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब होता है कि इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, है ना, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है इसलिए नॉर्थ ईस्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप अभी कुछ नहीं बोल सकते। मान लीजिए मैंने सपोज आपको कितना एंगल दिया, 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। अब देखिए अगर आपने ईस्ट को रेफरेंस मान के डायरेक्शन बनाई, लिसन केयरफुली,
अगर आपने ईस्ट को रेफरेंस मान के डायरेक्शन बताओ तो ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कौन सी तरफ, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? तो देखिए ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बना रहा है कौन सी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। कहां से, ईस्ट से। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन क्या आपकी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसी एग्जांपल को मान लीजिए सपोज ये एंगल 60 है, तभी तो 90 बनेगा ना। नॉर्थ को रेफरेंस माने, किसको रेफरेंस माने, नॉर्थ। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ से कितना एंगल है 60, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो बोलेंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। क्या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। और अगर बीचों बीच से ज्यादा मान लीजिए इसका मतलब अगर मान लीजिए एंगल 45 होता तो इस डायरेक्शन को तब क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट। तो जब आपका नॉर्थ ईस्ट बोला जाए इसका मतलब बीचों बीच से जा रहा है तो एंगल ये भी 45 बनेगा और ये भी कितना बनने वाला आपका 45 एंगल बनने वाला है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आप खुद भी ट्राई कीजिए, है ना। देखिए खुद भी ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान चीज है। ये मान लीजिए सपोज ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डायरेक्शन है। मैंने ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। आप साउथ के रेफरेंस में इसकी डायरेक्शन लिखिए। किसको रेफरेंस मान के, साउथ को। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, साउथ को रेफरेंस मान के इसकी डायरेक्शन लिखिए। चलिए आपने किया होगा, मैं करता हूं। ये 30 है तो ये कितना हो गया 60। तो साउथ से कितना एंगल है 60, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो 60 डिग्री वेस्ट की तरफ है ऑफ साउथ, है ना। अगर मैं वेस्ट को रेफरेंस मानता तो वेस्ट से कितना है 30 डिग्री, किधर की तरफ, साउथ की तरफ। तो 30 डिग्री साउथ वेस्ट भी लिखा जा सकता है ना, साउथ ऑफ वेस्ट। यही लिख लेते हैं, साउथ ऑफ वेस्ट। तो यहां से मेरे को आपको उम्मीद है कि आपने ये डायरेक्शन के बारे में ध्यानपूर्वक समझा होगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे काफी बार ये चीजें यूज होने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टर्म। अब देखिए नेक्स्ट टर्म आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म जिसका यूज होगा, आगे भी यूज होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखती है, डेट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहले इंपॉर्टेंट टर्म वेक्टर के रिगार्डिंग। अभी तक तो सिंपल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, वैसे तो पूरा लेक्चर ही इंट्रोडक्शन है, बट अब से कुछ चीजें चालू होंगी जो आगे काफी इस्तेमाल होने वाली है। डेट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए अगर आपको वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, या तो उनकी हेड से हेड ज्वाइन कीजिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात है, दो वेक्टर की बात है, दोनों की टेल होंगी और दोनों की हेड होगी। तो अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, या तो टेल से टेल को मिलाइए या हेड से हेड को। दोनों वेक्टर की या तो टेल से टेल को मिलाइए या फिर हेड से हेड को। तो हम पहली बात क्या लिखेंगे यहां पे, टू फाइंड एंगल आइदर ज्वाइन टेल ऑफ टू वेक्टर्स और join their heads। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप दोनों वेक्टर की या तो टेल ज्वाइन कीजिए या क्या ज्वाइन कीजिए, हेड। और सेकेंड बात आपको याद रखना है कि एंगल बिटवीन जो टू वेक्टर्स है, क्या आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम मान लीजिए थीटा से डिनोट करें। कैसे डिनोट करें, थीटा। उसकी वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, उसकी वैल्यू केवल और केवल 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में हो सकती है। जो आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है वो केवल और केवल कहां से कहां हो सकता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी 180। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज एक वेक्टर ये आपका ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर। मैंने बोला ये एंगल कितना आपका 60। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताइए, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। देखिए यहां पे मैंने दोनों की क्या ज्वाइन कर दी, टेल। तो मेरी पहली कंडीशन पूरी होगी, या तो हेड को ज्वाइन करना था या किसको ज्वाइन करना, टेल को। तो हमने टेल ज्वाइन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया।
अब एंगल भी देखिए, दो एंगल बनेंगे, ये 60 है तो ये कितना है, देखिए पूरा तो कितना बनता है आपका 360, गोले में 360 बनता है ना, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 डिग्री, यानी कि दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे 60 और 300। हमें वो एंगल ले रहा है जो 0 से 180 के बीच में आए, 0 से 180 के बीच में कौन सा है 60, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इसमें हमें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। अब देखिए मान लीजिए सपोज अगर ऐसा है, नेक्स्ट एग्जांपल, तो क्या करें भाई, ये एंगल 60, क्या आप कह सकते हो कि वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 है? नहीं, कह पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक की टेल और दूसरे का हेड आ रहा है, और एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों की टेल ज्वाइन करनी पड़ेगी या दोनों के हेड को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जब ज्वाइन ना करके दिए हो, दैट इज द पैरेलल शिफ्टिंग। क्या कॉन्सेप्ट आता है भाई आपका, दैट इज द पैरेलल शिफ्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, वेक्टर को उठा के पैरेलल रखोगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई असर, कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का क्या मतलब, ये वेक्टर है, मैं इसको उठा के पैरेलल रख दूं, क्या रख दूं, इसी के पैरेलल, मतलब मैंने उठाया, मैं यहां ले गया, इसको मैंने उठाया और मैं यहां ले गया, मतलब इस प्रकार से ले गया, तो वेक्टर पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। ये दोनों वेक्टर क्या आपके सेम वेक्टर्स, क्या वेक्टर आपके सेम, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल शिफ्टिंग। फिर से सुनिए, मैं इसको उठा के दोनों कोनों से बराबर चला और इधर चला गया, एक नया वेक्टर बना, ये वेक्टर और ये वेक्टर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली मैं उठा के यहां तक ले आया, तो भी ये वेक्टर और ये वेक्टर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली मैं इसको उठा के पैरेलल लेके जा रहा हूं, यहां तक ले आया, है ना, यहां तक ले आया। अब क्या हुआ, अब देखिए इस वेक्टर और इस वेक्टर की क्या ज्वाइन हो गई, यहां पे टेल ज्वाइन हो चुकी है। अब यहां पे टेल ज्वाइन होगी, ये 60 है तो ऑब्वियसली ये कितना बनेगा 120, तो टेल ज्वाइन हो गई। अब कितना एंगल बना इन दोनों के बीच में 120, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। यहां पे दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है भैया आपका 120 डिग्री। याद रखिए, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं डालने वाली है। आप उठा के यहां ले जाइए और आगे ले जाइए, उससे कोई पीछे ले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं है भाई, ऐसे पीछे ले जाते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पैरेलल शिफ्टिंग का कोई असर नहीं होता। अगर आपकी टेल से टेल और हेड से हेड ना मिलाई जाए तो आपको पैरेलल शिफ्टिंग वहां पे करना ही पड़ेगा टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरी एडवाइस ये है कि जब कभी वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, टेल्स को ज्वाइन करिए। किसको ज्वाइन कीजिए आप, टेल्स को। फायदा रहता है, हम एग्जाम्पल में भी देखने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए, आपने कोशिश जरूर की होगी। अब हम समझते हैं। देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है, बहुत सारे वेक्टर्स है, 2 से ज्यादा वेक्टर्स है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फायदा हमारा किसमें, कि सबकी टेल से टेल्स को ज्वाइन कर दो, है ना। उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए सपोज मान लीजिए ये अपना एक्स एक्सिस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये अपना मान लीजिए वाई एक्सिस। पहले क्या है, ए को बनाओ। देखिए ए का आपका वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ है। हम क्या मान सकते हैं, किधर की तरफ है, वाई एक्सिस। तो मैं अगर ए को पैरेलल शिफ्ट करूं, क्या करूं, ए को पैरेलल शिफ्ट, मैं उठा के यहां लेके आया, यहां पे मैंने रख दिया सच दैट टेल यहां पे आ जाए, तो उसकी डायरेक्शन क्या है आपकी वाई एक्सिस की तरफ। तो उसकी डायरेक्शन मैंने किधर की तरफ बना दी, मैंने वाई एक्सिस की तरफ। ये कौन सा वेक्टर हो गया मेरा, ए वेक्टर। बहुत बढ़िया। सिमिलरली बी, देखिए बी की डायरेक्शन किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग। तो बी को मैंने उठाया, पैरेलल शिफ्ट किया और यहां पे रख दिया, तो बी की डायरेक्शन किसके अलोंग आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। सिमिलरली सी, देखिए सी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 60, तो सी को मैंने उठाया यहां रख दिया सच दैट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट डी, डी देखिए ये भी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मैंने डी को उठाया, पैरेलल रख दिया, यहां पे आ गया, इधर की तरफ आपका डी आ गया। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री। अब देखिए, अब आप किन्हीं के बीच में भी एंगल बता सकते हो।
पहला क्या आपका ए एंड सी, ए और सी, ये 60 है तो ये ऑब्वियसली क्या बना आपका 30, तो ए और सी के बीच में कितना एंगल हो गया आपका, सिंपली 30 डिग्री। सीओडी बोलिए भाई, सीओडी 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री। ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में देखिए 60 और 30, 90 और 30 120, कितना एंगल आ गया आपका 120 डिग्री। किसी के बीच में भी पूछा जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या में नहीं होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो सभी वेक्टर्स को एक पॉइंट से ड्रॉ करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब से हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का क्या मतलब है, आप वेक्टर को एडिशन किस प्रकार से करोगे, वेक्टर को सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करोगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करोगे। याद रखिए वेक्टर को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। मेनली हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे वेक्टर का एडिशन, यहाँ पे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, और साथ में हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द वेक्टर अलजेब्रा। क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा। मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास, वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास तीन चीजें आती है। कौन कौन सी तीन चीजें आती है, फर्स्ट इज योर एडिशन, सेकेंड वन इज योर सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज योर मल्टीप्लीकेशन, है ना। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको एक बात और बता देता हूं, +2 क्लास में मैथमेटिक्स में वेक्टर पूरी एक यूनिट है, जहां पे आप बहुत डिटेल में वेक्टर्स को पढ़ने वाले हो। हम यहाँ पे उतना ही वेक्टर पढ़ रहे हैं जितना हमें फिजिक्स में अक्सर रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप ये मत समझिए कि हम वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट करें, आपको एडवांस लेवल वेक्टर्स पढ़ना है, वो भी कहां पे पढ़ना है आपको, मैथमेटिक्स में। यहां तो हम बेसिक्स यूज करेंगे, उतना यूज करेंगे, उतना सीखेंगे जो कि हमारी फिजिक्स के लिए आवश्यक है, जो हमें समझना जरूरी है, उसके बिना हमारे काम चलने वाला नहीं है। देखिए वेक्टर अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। आज हम डिस्कस करें एडिशन। एक्चुअली में वेक्टर के एडिशन में 3 लॉज है, तीनों वैसे तो एक जैसे ऐसी कुछ नहीं है, बट 3 अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड क्या आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड क्या है भाई आपका, थर्ड आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कितने वेक्टर को ऐड कर सकता है, 2 वेक्टर को। पैरेललोग्राम लॉ भी कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, 2। अब 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज के लेक्चर में केवल और केवल हम किसकी बात करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। केवल और केवल किसकी बात करेंगे हम, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका काम आता है 2 वेक्टर को जोड़ने में। याद है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर वेक्टर में 5 और 4 को हम जोड़े तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका 9 ही आए, वो कुछ अलग भी आ सकता है। तो देखिए अब हम बात करें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भाई आपके पास, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए इसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो किताबों में भारी भरकम स्टेटमेंट है, उसको तो मैं बाद में लिखूंगा। पहले मैं आपको स्टेप समझाता हूं कि किस प्रकार से वेक्टर को हमें अरेंज करना है कि हम उनका एडिशन कर पाए। तो 3 स्टेप प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन करने। क्या ज्वाइन करने, ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। क्या ज्वाइन करना है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर के हेड से किससे ज्वाइन करना है, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपका पहला वेक्टर हो गया, मान लीजिए कौन सा, ए वेक्टर है ना।
तो ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये पहले वेक्टर का क्या है हेड, उसको किससे ज्वाइन करना है, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी मान लीजिए सपोज ये आपका क्या हो गया सेकंड वेक्टर, यहां पे हमने पहले के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन किया है, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट, क्या ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट विद हेड ऑफ सेकंड बाय एन एरो। क्या करना है, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट, पहले की टेल को ज्वाइन करा है विद हेड ऑफ सेकंड, किसके से, सेकंड के हेड से, बाय एन एरो। तो मैंने क्या किया, पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन किया बाय एन एरो, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। थर्ड, अब जो ये वेक्टर मिले ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ए और बी का एडिशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए और बी का एडिशन, और कई बार इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, रिजल्टेंट। तो obtained vector is addition of both vectors, also known as रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, रिजल्टेंट। तो ये आपकी जनरल अप्रोच है, आपको पहले के हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन करनी है, फिर पहले की टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करना है, तो जो वेक्टर मिलेगा वो क्या आपका रिजल्टेंट। देखिए शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, हम 4-5 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले तो मेरा दावा है इससे आसान कोई चीज आपको लगने वाली नहीं है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, किताबों में इसकी क्या डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहली बात, ये कैसी अरेंजमेंट बन रही है, ट्रायंगल, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम दिया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है भाई, ट्रायंगल की साइड्स होती है आपकी 3। आपको क्या करना है, कोई भी 2 साइड लेनी है, क्या लेनी है, 2 साइड, और उनके अलोंग अपने वेक्टर्स को बना देना है। ट्रायंगल की 2 साइड्स लीजिए और उनके अलोंग क्या बना दोगे आप, अपने वेक्टर्स को, टेकिंग इन सेम ऑर्डर। किसमें लेना है, टेकिंग इन सेम ऑर्डर। कहने का क्या मतलब, सपोज आप यहां से चले, इधर की तरफ गए, सेम ऑर्डर का मतलब क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इधर की तरफ गए, ऑब्वियसली हम कौन सी तरफ मूव करें, ये आपका, हम मूव करें इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम एंटी क्लॉकवाइज गए। फिर इस पॉइंट से भी हम अगेन कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। किस में जाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल की 2 साइड्स के अलोंग अपने 2 वेक्टर को लगाना है इन सेम ऑर्डर। किसमें लगाना है, इन सेम ऑर्डर। तो देखिए मैंने ए और बी को सेम ऑर्डर में लगाया, किसमें लगाया, ए और बी को सेम ऑर्डर। अब जो तीसरी साइड बच गई, अगर हम उसको अपोजिट ऑर्डर में ले, किसमें ले, अपोजिट ऑर्डर में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपका वेक्टर एडिशन। तो देखिए हमने ए और बी को तो सेम ऑर्डर में लिया, अगर ये, तो देखिए इसको अगर मान लीजिए ऐसे नहीं होता, मान लीजिए सपोज ये ऐसे आता, तो देखिए ये भी किसमें आ गया आपका सेम ऑर्डर। सारा का सारा सिस्टम कैसा फॉलो कर रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है, तो ये भी किसमें आ गया, सेम ऑर्डर। बट हमें सेम ऑर्डर में नहीं लेना, हमें किसमें लेना है इसको, अपोजिट ऑर्डर। किसमें लेना हमें इसको, अपोजिट ऑर्डर। तो याद रखिए जिन 2 वेक्टर को एडिशन करना है वो किसमें होने चाहिए, आपके सेम ऑर्डर। तो रिजल्टेंट किसमें होगा आपका, अपोजिट ऑर्डर। मतलब रिजल्टेंट आपका दोनों का एडिशन अपोजिट ऑर्डर में होगा, और जिन दोनों को ऐड करना है वो किसमें होंगे, आपके सेम ऑर्डर। अगर हम 2 वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ले अलोंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो तीसरी साइड आपका रिजल्टेंट होगी, बट उसको किसमें लेना पड़ेगा, आपको अपोजिट ऑर्डर। किसमें लेना पड़ेगा आपको, अपोजिट ऑर्डर। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं और मेरे से सवाल भी पूछते हैं। जैसे मैंने ये ए लिख दिया, ये मैंने बी लिख दिया, और ये सी, ट्रायंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा सही है। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को एक बार पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व इट, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आपको आइडेंटिफाई ये करना है कौन सेम ऑर्डर में है और कौन अपोजिट ऑर्डर में आ रहे हैं। चलिए आपने कोशिश जरूर की होगी। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए यहां से एक बात और है, जिनकी हेड और टेल मिल रहे हैं
वो किस में आपके सेम ऑर्डर में। जिनकी टेल और टेल मिल रही है या हेड और हेड मिल रही है वो किस में आपके अपोजिट ऑर्डर में, है ना। देखिए सेम ऑर्डर में कौन है, जिनकी टेल और हेड मिल रहे हैं। देखिए फिर से यहां भी देख लीजिए यहां पे हेड और हेड मिल रहे हैं, यहां पे टेल और टेल मिल रहे हैं, मतलब ये सेम ऑर्डर में नहीं है, ये दोनों किस में आपके सेम ऑर्डर में। किस में आपके सेम ऑर्डर, मतलब कि ए और सी किस में आ रहे हैं मेरे सेम ऑर्डर में। तो ए और सी को तो मैं ऐड करूंगा और ए और सी को ऐड करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, बी। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका, सी, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिए सेम ऑर्डर में कौन होंगे, जिनके हेड और टेल को आपने मिलाया वो किस में होने वाले आपके सेम ऑर्डर। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है। देखिए हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर की भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी और कुछ ना कुछ क्या हो गया आपकी डायरेक्शन। तो हमें क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मेरे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, सच डेट दोनों के बीच में कितना एंगल आपका, थीटा। कितना एंगल है दोनों के बीच में, थीटा। मैं यहां पे क्या मान रहा हूं, थीटा क्या आपका एंगल बिटवीन, क्या आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरे को इन दोनों को जोड़ना है ना। इन दोनों को जोड़ना है तो भाई कंडीशन क्या है, एक का हेड आना चाहिए दूसरे का टेल, सेम ऑर्डर में आने चाहिए ना, तभी तो जोड़ोगे ना भाई। तो सेम ऑर्डर में आने के लिए क्या जरूरी है, एक का हेड आए और दूसरे की क्या है आपकी टेल आनी चाहिए। तो मेरे को जोड़ने के लिए एक का हेड लाना दूसरे की टेल लगानी है। मैंने क्या किया, मैंने भाई इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। मैंने पहले बताया पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं डालेगी। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने भाई इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। मैंने कुछ इसको इस प्रकार से शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा आपका थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मतलब ये बी वेक्टर है तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बी वेक्टर। अब सब सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है, क्योंकि एक की टेल आ गई और दूसरे का क्या आ गया आपका हेड, है ना। अब रिजल्टेंट कैसे मिलता है, याद कीजिए डायग्राम। रिजल्टेंट के लिए पहले की टेल और दूसरे के हेड को मिलाना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या है भाई प्यारे विद्यार्थियों, ए प्लस बी। क्या मतलब आपका ए प्लस बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक बात और सुन लीजिए। रिजल्टेंट का ए से एंगल मैं अल्फा मान रहा हूं जो कि बाद में काम आएगा, और रिजल्टेंट का बी से एंगल क्या मान रहा हूं, बीटा। क्या आप मेरे को एक बात बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आपका थीटा। आगे की बातें आगे भी समझेंगे इनको, है ना। तो मैंने क्या किया, फिर से सुन लीजिए, मैंने बी को पैरेलल शिफ्ट किया ताकि मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, और फिर मैंने क्या बना दिया, रिजल्टेंट। ये देखिए यहाँ पे इसका हेड और इसकी टेल यानी सेम ऑर्डर में है, और ये किसमें आपका अपोजिट ऑर्डर, है ना। अब देखिए मैं एक अलग डायग्राम, एक अच्छे से डायग्राम में समझ लेता हूं। तो भाई ये अपना ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए, है ना। ये क्या है भाई अपना बी वेक्टर, और ये एंगल कितना है भाई अपना थीटा, और ये कौन सा वेक्टर आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब कौन सा आपका आर वेक्टर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी। पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। क्या निकालना चाह रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड। याद रखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो, जैसे 5 न्यूटन ईस्ट, ये क्या 5 क्या इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, क्या इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को मैं किससे लिख रहा हूं, ए से, है ना। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को भी मैं किससे लिख रहा हूं, बी से। और सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसको आर से भी लिख सकते हैं या आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आर के बराबर। अब मेरे को आर की वैल्यू निकालनी किसकी टर्म्स में, ए और बी। मैं कुछ नामकरण संस्कार करता हूं, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, सी, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट, मेरे को जगह की रिक्वायरमेंट होगी तो आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले निकाले आप साइन थीटा, क्या निकालना आपको, साइन थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया भाई यहाँ पे ए बी। अच्छा, ए बी तो किसके बराबर है, बी के बराबर है, किसके बराबर है, बी। तो यहां से बीसी को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, बीसी को लिखा जा सकता है आपका, इसको इधर ले गए, बीसी कितना हो गया आपका, बी साइन थीटा। ये बीसी कितना हो गया भाई आपका, बी साइन थीटा, है ना। सिमिलरली कोस थीटा निकालो इसी ट्रायंगल में। अगर हम इसी ट्रायंगल में कोस थीटा निकालना चाहें तो कोस थीटा क्या होगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया आपका एसी, और हाइपोटेन्यूज तो कितना आपका बी, तो बी को इधर ले जाओ तो एसी कितना आ जाएगा आपका, बी कोस थीटा, मतलब एसी कितना हो गया भाई आपका, बी कोस थीटा। तो ये बात ध्यान रखिए, बीसी आपका बी साइन थीटा और एसी क्या आपका, बी कोस थीटा। अब देखिए, मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल ओबीसी। किसमें बात करें हम, ट्रायंगल ओबीसी, राइट एंगल है ओबीसी। पाइथागोरस लगाइए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो आर है, तो मैंने क्या लिखा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका, बी साइन थीटा उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना बनेगा, देखो ये ए है और ये क्या आपका बी कोस थीटा, तो पूरा बेस कितना हो गया आपका, ए प्लस बी कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर, देखिए स्क्वायर ओपन कीजिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अब देखिए और सोल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर। अच्छा, यहां और यहां से मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया मैंने, बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो देखिए इधर से कितना बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या बचा आपका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। चलिए भाई सोल्व करिए, भाई सोल्व करिए। ए स्क्वायर, देखिए बचपन से नहीं 10th से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ट्रिपल स्टार कर रहा हूं, कितने स्टार कर रहा हूं, ट्रिपल स्टार, है ना, कि ए और बी अगर थीटा पे है तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर सॉरी डियर स्टूडेंट प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बात सदैव आपको याद होनी चाहिए। रात को कोई नींद में उठा के बोले ना 4 बजे सुबह के, तो भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। पता नहीं कितनी बार पूरी फिजिक्स में इस फॉर्मूले को यूज करोगे, मेरे को भी याद नहीं है, क्योंकि अनगिनत बार आप यूज करने वाले हो। 2 का रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 4 बजे उठा के भी कोई पूछ ले तो आपको याद सदैव रहना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे आशा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज इट। पॉज द वीडियो। आप भाई अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, छाप लीजिए मन में। मन में इस तरीके से छप जाना चाहिए जैसे कि कोई फिल्म के डायलॉग आपके मन पे छप जाते हैं, इस तरीके से इसको छाप लेना है, क्योंकि ये अत्यंत ही आवश्यक है, चाहे दुनिया में आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पीछे एक डायग्राम बनाया था, उसमें आपको बताया था, जो सबसे पहला डायग्राम था कि रिजल्टेंट का ए के साथ हमने एंगल माना था अल्फा और बी वेक्टर के साथ एंगल क्या माना था, बीटा, है ना। तो सपोज आप देख सकते हैं आपकी नोटबुक्स में, सपोज आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा
विद ए वेक्टर, और कैसा एंगल बनाता है, बीटा विद बी वेक्टर। और अगर आपको याद हो मैंने ये भी लिख के बताया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है आपका, इक्वल टू थीटा। यहां पे सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालने वाला हूं, बीटा निकालने वाला हूं। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए ये आर वेक्टर, ये ए, आर और ए की तो हमने टेल से टेल ज्वाइन कर रखी है, तो आर का ए के साथ कितना एंगल बन गया, अल्फा। कितना एंगल बन गया, अल्फा। अच्छा मैं कह रहा हूं ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब टेन अल्फा निकालिए भाई, टेन क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया भाई आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया, ये ए है, और ये क्या है, बी कोस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस बी कोस थीटा। तो दिस इज द एंगल अल्फा मेड बाय आर वेक्टर विद द ए वेक्टर। क्या फॉर्मूला है भाई आपका, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। अब देखिए भाई ये फॉर्मूला याद कैसे करना है ताकि हम बीटा भी लिख सके, तो सुनिए मेरे ध्यान से, सुनिए। टेन है ना, टेन का मतलब क्या होता है, साइन बाय कोस, मैं तो ऐसे ही याद रख रखा है, क्या होता है टेन का मतलब साइन बाय कोस। ओके, किससे एंगल निकाल रहे हो भाई, ए से एंगल निकाल रहे हो, तो ए से एंगल निकाल रहे हो तो दूसरे वाले को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब जिससे एंगल निकाल रहे हो उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, यही तो था फॉर्मूला, है ना। मैं आपको टेन बीटा लिख के दिखाता हूं, बीटा किससे एंगल है, बी से एंगल है, बीटा किससे एंगल है, बी से एंगल है, तो भाई टेन है तो क्या लिखेंगे, सीधा साइन बाय कोस, क्या लिखेंगे, साइन बाय कोस, है ना। अब ये बी से एंगल है तो ए को भी यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दो, और जिससे एंगल लिया है उसको डिनोमिनेटर में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका, ये क्या आ जाएगा भाई आपका, टेन बीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया टेन अल्फा एंड टेन बीटा। याद रखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा आपका, थीटा के बराबर होने वाला है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। वही बात है, रात के 3 बजे भी उठाए तो भी ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, इनके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अपनी वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए चलिए आपने कोशिश की होगी, अब हम सोल्व करते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए भाई, क्या टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड कितना 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स मेक एन एंगल 120 डिग्री विद ईच अदर। 120 डिग्री एंगल बना रहे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट किसके साथ बताना है, विद 10 यूनिट मैग्नीट्यूड, है ना। देखिए वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है भाई आपका, 120 डिग्री। मतलब मैंने ये मान लिया कि सपोज ये मेरा ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई आपका 10 यूनिट्स, है ना। दूसरा वेक्टर मान लीजिए मेरा ये है, ये मान लीजिए मेरा बी वेक्टर है। हाँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका, इसका मैग्नीट्यूड है भाई आपका 5 यूनिट्स, है ना। आपको याद हो ना, बीच में से कहीं रिजल्टेंट जाता है। मैंने पहला डायग्राम बनाया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझाते वक्त, जो पहला डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, रिजल्टेंट बीच में से जाता है। कैसे बनाया था, ये ए वेक्टर बनाया था, याद करो, ये बी वेक्टर बनाया था, बी वेक्टर को सरकार के यहां ले गए थे, ये था रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ए और बी के बीच से कहीं जाता है ना। देखिए तो ये मान लीजिए क्या हो गया भाई, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, कहीं बीच से जा रहा है। मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मेरे को तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और एंगल विद 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ए के साथ मान लीजिए एंगल बनाता है अल्फा, कितना एंगल बनाता है अल्फा, और ए और बी के बीच में कितना एंगल है भाई 120 डिग्री। बहुत ही बढ़िया बात। चलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तो फॉर्मूला मेरे को आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। चलिए भाई वैल्यूज पुट करनी है अब तो। ए कितना 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 2, ए कितना है भैया आपका 10, बी कितना आपका 5, और दोनों के बीच में 120 एंगल, तो कोस 120। देखिए अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहा है, कोस 120 नहीं जानता है, तो फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, उसमें आप पहली वीडियो को देखिए। पहली वीडियो में ही हमने समझा रखा है कि cos 120 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं।
तो कितना हो गया 100 और 25 कितना हो गया 125 प्लस 20 और 5 इंटू 5 100 cos 120 कितना होता है भाई आपका -1/2। ये हो गया आपका 50 √75। √75 को मैं क्या लिख सकता हूं 5√3 यूनिट्स। यानी कि जो रिजल्टेंट है डियर स्टूडेंट्स उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपका 5√3 यूनिट्स। अब देखिए मैंने क्या माना कि आर वेक्टर ए से एंगल बनाता है tan अल्फा, मेरे को अल्फा ही निकालना है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, क्या लिखते हैं भाई साइन बाय कोस। क्या लिखते हैं साइन बाय कोस। ए से एंगल बना रहे हैं उसको भूल जाओ, दूसरे को पकड़ो, बी को ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे किया और जिससे एंगल निकालना उसको नीचे क्या कर दो ऐड कर दो। अब तो वैल्यू पुट करनी है। बी कितना आपका 5 साइन 120 डियर स्टूडेंट साइन 120 होता है आपका √3/2 डिवाइडेड बाय ए कितना आपका 10 प्लस बी आपका 5 cos 120 कितना होता है आपका -1/2 कितना हो गया ये हो गया भाई आपका 5√3/2 और 10 में से 2.5 गए तो कितना बचेगा भाई 7.5। तो ये हो गया 5√3/15 5 दिए 15 तो कितना बचेगा 1/√3। अच्छा 10 की वैल्यू 1/√3 कितने एंगल पे होती है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि ए से इसका कितना एंगल बनने वाला आपका 30 डिग्री। तो सिंपल फॉर्मूला बेस आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए √a² + b² + 2ab cos थीटा। हाँ किसी को अगर cos 120 sin 120 की वैल्यूज नहीं मालूम तो फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टूल्स है उसकी एक लेक्चर सीरीज हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, पहली और दूसरी वीडियोस को देखिए, आप कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री वहां से सीख सकते हैं जो कि हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये मैं खुद ही सोल्व कर रहा हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए टू फोर्सेस F एंड 2F न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल, क्या लग रहा है F एंड 2F। इफ फर्स्ट फोर्स बी डबल्ड, पहले फोर्स को डबल किया, एंड सेकेंड फोर्स इज इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड। मतलब रिजल्टेंट की पहले जो डायरेक्शन थी बाद में भी डायरेक्शन क्या रही है आपकी बिल्कुल सेम, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आया। ओके फाइंड वैल्यू ऑफ हायर फोर्स, किसकी वैल्यू बतानी है आपको हायर फोर्स। लिसन केयरफुली, सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि इस डबल्ड का क्या मतलब है। फोर्स इज डबल्ड है ना, जैसे मान लीजिए सपोज आपका फोर्स था F, क्या था आपका फोर्स F, उसको डबल किया तो मतलब क्या हो जाएगा वो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2F। वेक्टर की टर्म्स में इसका क्या मतलब है, सपोज मान लीजिए F था आपका 5 न्यूटन ईस्ट, क्या था आपका 5 न्यूटन ईस्ट, अगर आपने उसको डबल किया तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डबल, मतलब 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या रहेगी सेम, क्या रहेगी डायरेक्शन सेम। यानी कि क्या मतलब अगर हम किसी चीज को डबल करते हैं मैग्नीट्यूड डबल, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। सिमिलरली अगर आप 3F करते इसका मतलब मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, बट डायरेक्शन क्या रहेगी सेम। अगर आप 2/5F करते तो कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड को 2/F से मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 न्यूटन, बट डायरेक्शन अभी भी कितनी रहने वाली है आपकी ईस्ट रहने वाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये डबल मतलब अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या रह रही है आपकी हमेशा सेम रहने वाली है। चलिए अब हम अपने सवाल को समझते हैं। क्या है भाई, टू फोर्सेस F एंड 2F न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल। देखिए F एंड 2F है, दोनों के बीच में कितना एंगल है मेरे को कुछ नहीं मालूम, बट ये मेरा F एंड 2F है, दोनों के बीच में मैंने एंगल मान लिया थीटा। कितना एंगल मान लिया मैंने थीटा, और ये कुछ रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का F से एंगल कितना बन रहा है आपका अल्फा, कितना एंगल बन रहा है आपका अल्फा, है ना। हमें पता है रिजल्टेंट बीचों बीच से नहीं बीच में से ही जाता है ना। इफ फर्स्ट फोर्स बी डबल, फर्स्ट फोर्स को डबल किया मतलब वो कितना हो गया भाई आपका 2F, कितना हो गया आपका 2F, एंड सेकेंड फोर्स को 20 से इंक्रीज किया, 20 से इंक्रीज किया मतलब कितना हो गया भाई 2F + 20, डायरेक्शन ये अभी एंगल थीटा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड, मतलब ये मान लीजिए रिजल्टेंट R डैश हो गया, कुछ चेंज हो गया आपका, बट उसकी डायरेक्शन सेम रही, मतलब ये एंगल कितना रहा आपका अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ हायर फोर्स। देखिए दोनों जगह आप tan अल्फा निकालिए, आप इक्वेट कीजिए, कैसे निकालोगे tan अल्फा भाई, वही तरीका, F से एंगल है ना तो पहले क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा। चलिए भाई F से एंगल निकालना तो दूसरे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 2F
और 2f किस एंगल निकाले उससे ऐड कर दीजिए f प्लस दिस। देखिए सब में से मैं f को कैंसिल कर सकता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos थीटा। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे tan अल्फा निकाल सकते हो क्या? देखिए वही तरीका है, sin थीटा बाय cos थीटा, 2f से एंगल निकाले तो दूसरे को मल्टीप्लाई करो, मतलब 2f प्लस 20 और ये भी कितना आपका 2f प्लस 20 है ना। अच्छा किससे निकाले 2f तो उसको ऐड करना पड़ेगा तो 2f प्लस। तो ये आपके सिंपल डायरेक्शन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? आपका डायरेक्शन। अब ये भी tan अल्फा ये भी tan अल्फा, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये कितना आपका 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos थीटा और ये कितना है भाई आपका 2f प्लस 20, हाँ भाई sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना आपका 2f प्लस, नीचे लिख रहा हूं मैं 2f प्लस 20 cos थीटा, है ना। देखिए ये sin थीटा से sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 इधर मैं कॉमन ले सकता हूं तो क्या आएगा मेरा, देखिए 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन लिया, कितना बचा आपका f प्लस 10 और नीचे क्या बचा भाई, नीचे भी 2 कॉमन ले सकते हो, वैसे तो 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा f प्लस, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो f cos थीटा प्लस 10 cos थीटा। कैलकुलेशन है डियर स्टूडेंट्स केवल और केवल, है ना। सोल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन टर्म्स को इधर ले जाइए तो कितना हो गया आपका 2f प्लस 2f cos थीटा प्लस 20 cos थीटा इज इक्वल टू, इन टर्म्स को इधर ले जाइए तो कितना आएगा आपका f प्लस 10 प्लस 2f cos थीटा प्लस 20 cos थीटा। देखिए 20 cos थीटा कैंसिल, 2f cos थीटा कैंसिल, f को इधर ले जाइए तो f कितना आ गया आपका 10 न्यूटन, 2f में से f गया तो f, तो f कितना आ गया आपका 10 न्यूटन। मतलब ये पहला फोर्स कितना आपका 10 न्यूटन, तो ऑब्वियसली हायर फोर्स कितना हो गया आपका 20 न्यूटन, और ये फोर्स भी कितना आपका 20 न्यूटन, और ये फोर्स कितना आपका 40 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो and note this down. Okay students, with this we are going to end today's session. मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, हर लेक्चर के साथ आपको डीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको काइंडली सोल्व कीजिए। कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या चीज सबसे ज्यादा आपको पसंद आई, और देखते रहिए हमारे इस चैनल को to have an amazing learning experience for all kinds of exam. Okay, thank you dear students.